स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर एक आधा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो आपका वेक्टर रेडियस वेक्टर क्या होता है? A vector drawn from the center of the circle to the position of the particle on the circumference of the circle is called as radius vector। लेकिन जब तुम्हारा पार्टिकल सपोज P पे था और बाद में P' पे आ गया तो इस दरमियान रेडियस वेक्टर भी आगे सरकेगा तो यहाँ पर आएगा। तो इस दरमियान तुम्हारे रेडियस वेक्टर ने जो एंगल कवर कर रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। When the particle moves from P to P' in the same time interval, the radius vector also moves from P to P' and covers an angle of del theta at the center. So this del theta is called as an angular displacement. So what is the definition of angular displacement? In previous video we have studied the angle described by the radius vector. The angle described by the radius vector in a given time at the center of the circle is called as angular displacement. Angular displacement when it is very small, infinitesimally very small angular displacement is a vector quantity, but when it becomes finite then it will not follow the vector algebraic rule. Then in that case you can't say this is a vector, but if it is very small then you can say it is a vector. If it has a vector then it has a direction. अगर वो वेक्टर है तो उसकी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, यानी कि उसको डायरेक्शन होती है अगर वेक्टर हो तो उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। उसके लिए आप क्या करोगे? आप अपने राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखो ये तुम्हारा राइट हैंड है एंड यू विल कर्ल द फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। इफ यू कर्ल द फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो आपकी थंब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएंगी। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है पार्टिकल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अज्यूम करो कि अगर आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज ना चलता और क्लॉकवाइज चलता, यानी एरो ऐसा होता, दिस इज अ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है डायग्राम और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता, इफ योर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन बट इन अ क्लॉकवाइज मैनर, तो देखो तब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए देखो आप ये फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी के फेवर में क्लॉकवाइज। तो थंब किधर की तरफ आ रहा? नीचे की तरफ। तो ये देखो ये जो थंब है नीचे की तरफ आ रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा नीचे की तरफ आएगा, राइट। तो इस प्रकार बाय यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हारा पार्टिकल ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और अगर तुम्हारा पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो डिटरमाइन हो गई, बट व्हाट अबाउट द यूनिट एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशन? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला जो है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज, एक तरीके का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एंगल, ये एक तरीके का एंगल है। तो इट इज मेजर्ड इन रेडियन, ये काय में मेजर करते हैं? रेडियन, शॉर्ट में इसको हम आरएडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल इन रेडियन का कंसेप्ट देखो। व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ एंगल इन रेडियन? एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये मैथ्स का कंसेप्ट है सर्कल का। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मतलब अगर एक आधा पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहले था, देखो पार्टिकल सपोज तुम्हारा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो इस दरमियान उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा है डेल थीटा। हालांकि उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, बट जो एंगल मुझे बताना है वो एंगल तो मैं यहाँ पर बताऊंगी, बट उसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये एंगल उसने जो भी डिस्क्राइब किया, तो ये एंगल हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे, काय में? रेडियन में। तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये एंगल जब बहुत छोटा होता है, when this angle is very small, तो इसके आमने सामने वाला जो आर्क है, ये आर्क लेंथ, तो इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तब वो ये सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा।
व्हेन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, तो इसका आमने सामने का जो आर्क की लंबाई है इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, छोटा सा सेगमेंट होगा। देखो अगर मैं इसको छोटा सा बनाऊंगी, बहुत छोटा एंगल बनाएंगे इसको, तो ये बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा। इफ आई ड्रॉ अ वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये देखो यहाँ पर, तो ये इसका सामने का सेगमेंट देखो बहुत ही छोटा सा सेगमेंट नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये देखो ये सेगमेंट, तो इट विल लुक लाइक अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो तब हम उसको आर्क लेंथ को एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और उस वक्त मैं आर्क लेंथ को डेल एस लिखूंगी। तो एंगल इन रेडियन दैट इज डेल थीटा, एंगल इन रेडियन जो भी एंगल है वो रेडियन में मेजर करेंगे डेल थीटा, और उसके आमने सामने का सेगमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा, तो हम उसको आर्क लेंथ को डेल एस बोलेंगे। और रेडियस का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है आर, तो उसको लिखेंगे आर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। तो इफ डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, then del s is equal to r del theta. So this is the magnitude relation. This is the magnitude relation between the linear displacement and the angular displacement. तो linear displacement क्या है del s, angular displacement क्या है del theta. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि linear displacement is r times the angular displacement. हम कह सकते हैं कि linear displacement is r times the angular displacement. So this is the magnitude relation between the linear displacement and the angular displacement. This is the magnitude relation between the linear displacement and the angular displacement. So you can say linear displacement del s is equal to r del theta. अब ये मैं del symbol क्यों लिख रही हूँ? Del symbol indicates that कि ये जो displacement है बहुत छोटा है, angular displacement बहुत छोटा है और linear displacement भी बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम उसको छोटा यानी स्मॉल, वेरी स्मॉल लिखने के लिए डेल सिंबल लिखते हैं। तो डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। लेकिन अगर वेक्टर नोटेशन में इसको मुझे बताना है तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है। तो इसको वेक्टर नोटेशन में अगर लिखना है तो हम ऐसा नहीं लिखते। तो वेक्टर नोटेशन में हम कैसा लिखते हैं, वेक्टर नोटेशन में हम लोग डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार लिखते हैं। वेक्टर नोटेशन में हम इसे डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार लिखते हैं, यानी कि डेल एस बार इज डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो मिलता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल थीटा बार यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये दो वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और रेडियस वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। तो ये दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमें वेक्टर मिलेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायरेक्शन ये दो वेक्टर, कौन से दो वेक्टर, डेल थीटा बार और आर बार। सुनो, डेल थीटा बार और आर बार ये दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन को परपेंडिकुलर होंगे। ये देखो लाइक दैट। I will draw the plane now. Can you see the plane containing? This is a plane containing del theta bar and r bar. Del theta bar और r bar को कंटेन करने वाला ये वर्टिकल प्लेन है और इस वर्टिकल प्लेन को ये del s bar जो है वो परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल तुम्हारा जो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उसकी साइन वैल्यू इसके बराबर ही में होता है। लेकिन उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ये दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे, ये दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे इसको परपेंडिकुलर होती है। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि परपेंडिकुलर इधर बनाए कि उधर की साइड बनाए, वो अपोजिट साइड में बनाए। तो उसके लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर ये दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ये है तो आप इन दोनों को राइट हैंड रूल फॉलो करिए। डेल थीटा बार और आर बार के लिए राइट हैंड रूल फॉलो करिए। तो देखो, इफ आई डू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, लिसन केयरफुली नाउ, इफ आई डू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, तो डेल थीटा बार ऊपर की तरफ है और आर बार इधर की तरफ। ये देखो आर बार ऐसा है, दिस इज योर आर बार, लिसन केयरफुली, ये है तुम्हारा आर बार, दिस इज योर आर बार एंड दिस इज योर डेल थीटा बार।
तो मैं अभी बराबर इसको राइट हैंड रूल से घुमाऊंगी। देखो डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, तो थंब देखो बराबर इसके तरफ आ रहे हैं। इफ आई डू डेल थीटा बार और ये देखो डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, तो थंब बराबर ये हिसाब से डेल एस बार के हिसाब से आए। लेकिन अगर मैं आर बार क्रॉस डेल थीटा बार करूं, आर बार क्रॉस डेल थीटा बार उल्टा करूं, तो कैसे होंगे? देखो ये आर बार है ऐसा, तो आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, आर बार क्रॉस डेल थीटा बार। ये देखो आर बार इधर है और डेल थीटा बार ऊपर है, तो डेल आर बार क्रॉस डेल थीटा बार, तो थंब उधर की तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर मैं आर बार क्रॉस डेल थीटा बार करूं तो मेरा डेल एस बार इधर की तरफ आएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा पार्टिकल तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। तो अगर हमारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो तुम्हारा डेल एस ऐसे ही आएगा। देखो अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया और ये मेरा रेडियस वेक्टर है, तो मेरा डेल एस इधर की तरफ आएगा, क्योंकि मेरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो बराबर डेल थीटा बार क्रॉस आर बार करोगे, देखो ये डेल थीटा बार, अभी इसको भूल जाओ, फिलहाल ये प्लेन में निकाल देती हूँ। अब आपका रेडियस वेक्टर ये अज्यूम करते हैं, कौन सा? ये देखो डेल थीटा और ये है तुम्हारा आर बार। नाउ इसको घुमाओ, देखो यहाँ पे डेल थीटा आर बार है, देखो डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, देखो डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, तो थंब बराबर उधर की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि हर बार थंब आपको डेल एस से देखो डेल थीटा बार और आर बार, डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डेल एस बार, डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डेल एस बार, डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डेल एस बार, डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डेल एस बार, बराबर डेल एस ये देखो डेल एस ऐसा आएगा। ये थंब जो है ना, इट विल इंडिकेट डेल एस डेल थीटा बार क्रॉस आर बार डेल एस बार बराबर आ। लेकिन वही अगर आप आर बार क्रॉस डेल थीटा बार करोगे, आर बार क्रॉस डेल थीटा बार, ये देखो ऐसा, इफ आई डू आर बार क्रॉस डेल थीटा बार, तो आपका थंब ऐसा है, आर बार क्रॉस डेल थीटा बार, देखो आर बार क्रॉस डेल थीटा बार, तो थंब उधर की तरफ जा रहा है। आर बार ये देखो यहाँ पे, ये अगर मैं आर बार ऐसा बना लूं और डेल थीटा बार ऐसा, तो देखो घुमाते, देखो आर बार क्रॉस डेल थीटा बार डेल एस बार उधर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि वो अपोजिट दिशा में जा रहा है। हालांकि हमारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो हमारा ये बराबर चलना चाहिए। अच्छा, अब क्लॉकवाइज लेके एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अब क्लॉकवाइज लेके, इधर देखो सब लोग, क्लॉकवाइज लेके बताती हूँ। ये तुम्हारा आर बार है, इधर देखो ये आर बार है, और अगर तुम्हारा पार्टिकल क्लॉकवाइज कर रहा है, सुनो, तो अभी सपोज अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ क्लॉकवाइज बताने के लिए। ये पार्टिकल है तुम्हारा, ये रेडियस वेक्टर है, तो और आपका पार्टिकल चल रहा है क्लॉकवाइज, तो आपका एवरी टाइम डेल एस बार ऐसा आएगा ना, डेल एस बार इधर है तो डेल एस बार ऐसा आएगा, ये देखो डेल एस बार इस तरफ आएगा। अब आपका डेल थीटा बार इधर है, आर बार इधर है, अब आप घुमाओ डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, ये देखो डेल थीटा बार नीचे है ना, तो ये नीचे करेंगे, डेल थीटा बार नीचे, ये देखो डेल थीटा बार नीचे, राइट, और आर बार ऐसा आड़ा है, आड़ा, ये प्लेन ही है आर बार, और डेल थीटा बार नीचे, तो आप डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, देखो डेल एस बराबर है। देखो यहाँ पे डायग्राम में डेल थीटा बार, ये ऐसे पकड़ो फिंगर्स और इसको घुमाओ फिंगर्स को आर बार की तरफ, डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, तो देखो फिंगर बराबर ऐसे ऐसे आ रही है, व्हाट इट। लेकिन वही अगर आप आर बार क्रॉस डेल थीटा बार करोगे, ये देखो ऐसा आर बार क्रॉस डेल थीटा बार, तो थंब तो इधर आ रही, हालांकि पार्टिकल तो क्लॉकवाइज जा रहा है, बट थंब तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही, गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में हमेशा डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार ही बोलते हैं। हालांकि ये मैग्नीट्यूड में आप उल्टा पुल्टा बोले तो चलेगा, इसमें नहीं बोल सकते। वेक्टर नोटेशन में आपको यू मस्ट से डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। इज दैट क्लियर नाउ? एज पर वेक्टर प्रोडक्ट रूल अभी डायमेंशन लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। अब जरा फॉर्मूला देखो तो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर आर्क लेंथ में मीटर में मेजर करूं और रेडियस भी मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल, मतलब यहाँ पे यूनिट ही नहीं है, तो दैट मींस रेडियन हैज नो प्लेस इन द डायमेंशन। रेडियन को डायमेंशन में जगह नहीं है, रेडियन को डायमेंशन में जगह नहीं है। रेडियन इज अ डायमेंशनलेस एंड रेडियन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, और इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन नहीं है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? L0, M0, T0। This is what about the angular displacement. Angular displacement ये एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल। Angular displacement is a axial vector. Why it is called axial vector? Because its effect is along the axis of rotation. क्योंकि इसका effect along the axis of rotation होता है, और इसीलिए angular displacement is a axial vector. अब हम अगली क्वांटिटी
पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जैसे तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी होती है v, इसको तुम लोग कैसे डिफाइन करते हो लीनियर वेलोसिटी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। यानी इसका अगर मीनिंग बताओ तो टाइम के अनुसार लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट, इसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो क्या आएगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement with respect to time, with respect to time. The rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. The rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. मतलब v के जैसे v is ds by dt, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा is d theta by dt. The rate of change of angular velocity, the rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. यानी कि टाइम के अनुसार, जैसे आप लोग ने v के बारे में क्या बोला था? टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट इज अ लीनियर वेलोसिटी। तो वैसे ही टाइम के अनुसार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट इज अ एंगुलर वेलोसिटी। टाइम के अनुसार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट इज अ एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे कि अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इफ द पार्टिकल performs uniform circular motion, then angular velocity यानी कि ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब क्यों होती है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट? लेट अस सी नाउ। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं सेकंड हैंड ले लूँ, हमारे घड़ी के सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड ले लूँ, इफ आई टॉक अबाउट और इफ आई डिस्कस अबाउट द मिनट हैंड, द सेकंड हैंड और आइदर द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, किसी भी एक घड़ी का कोई भी एक कांटा ले लो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जब तुम्हारा सेकंड हैंड है, ये घड़ी है तुम्हारी, एंड जब ये सेकंड हैंड पूरा एक रिवॉल्यूशन खत्म करता है तो वह 360 डिग्री एंगल कवर करता है। अगर मैं रेडियन में बोलूं तो 2 पाई रेडियन एंगल कवर करता है। कितने टाइम में? पूरा एक रिवॉल्यूशन 60 सेकंड में करता है। तो टाइम उसको लगा है 60 सेकंड। नाउ आई कैलकुलेट ओमेगा। तो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा यानी एंगल, एंगल कितना कवर किया उसने रेडियन में? एंगल कितना कवर किया रेडियन में? 2 पाई। और टाइम कितना लगा? 60। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। यानी तुम्हारा सेकंड हैंड हर एक सेकंड में पाई बाई 30 रेडियन इतना एंगल कवर करता है। अगर मुझे डिग्री में निकालना है, अगर मैं डिग्री में निकालूं तो देखो, अगर मैं पाई को 180 डाल दूं तो 180 अपॉन 30 ये गया 3 6 मतलब 6 डिग्री वो एंगल कवर करता है हर एक सेकंड में। यानी तुम्हारा सेकंड हैंड हर एक सेकंड में 6 डिग्री एंगल कवर करता है, तब जाके 15 सेकंड में 90 डिग्री होते हैं। और ये रेट उसका यूनिफॉर्म होता है, तब जाके हर बार हम देखते हैं कि एक सेकंड हैंड जो है वो पूरा एक रिवॉल्यूशन 60 सेकंड में करता है और हर बार उतना ही टाइम लेता है। हर बार तुम्हारा सेकंड हैंड उतना ही टाइम लेता है, उतना ही एंगल कवर करता है उतना ही टाइम में, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड में है थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ, और इसीलिए उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ऐसा बोलते हैं। तो जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो ही ये पॉसिबल है कि हर बार वो एक सर्कल पूरा यानी कि 360 डिग्री एंगल 60 सेकंड में कवर करे, तो ही ये पॉसिबल है।
ऐसा कभी हमने सुना नहीं है कि भाई सेकंड हैंड ने जब पहली बार रिवॉल्यूशन किया था तो 60 सेकंड में किया था, अगले बार जब किया तो 50 सेकंड में किया, ऐसा हमने कभी भी सुना नहीं है। हमने हर बार सुना है कि सेकंड हैंड जब एक राउंड कंप्लीट करता है वो 60 सेकंड देता है। इसी से ये प्रूव हो जाता है कि हमारा सेकंड हैंड जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि व्हेनेवर द पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब आप इसी प्रकार मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, आवर हैंड की निकाल सकते हो। आपको ये मालूम है कैसे निकालना। यू कैन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, यू कैन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, सिमिलरली लाइक दैट। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि इफ द पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, नॉन यूसीएम, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इज not constant. If the particle performs non-uniform circular motion, if the particle performs non-UCM, non-uniform circular motion, then the angular velocity is not constant. अगर एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूनिट एंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट कैसे बनेगा, तो देखो ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट है रेडियन और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड is the unit of angular velocity. What is that? क्या बोलेंगे? Radian per second is the unit of angular velocity. Radian per second is the unit of angular velocity. अब निकालेंगे इसके डायमेंशन। How will you calculate the dimension of angular velocity? इसके डायमेंशन कैसे निकालोगे आप लोग? तो लेट अस कैलकुलेट डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है L0, M0, T0। इसके पहले ही हम लोग ने इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पढ़ा। और टाइम का डायमेंशन आप सिर्फ T1 लिखे तो भी चलेगा, और अगर सिर्फ T1 नहीं लिखना है L0, M0, T1 लिखो। इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये आ गया तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। क्या आया? The dimension of angular velocity is L0, M0, T minus 1 and the unit of angular velocity is radian per second. And now what is this angular velocity? क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये भी वेक्टर है। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके, जैसे तुम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली थी वैसे ही, फिर से वैसा ही। अगर तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएंगी यानी थंब की तरफ, अपवर्ड। और अगर तुम्हारा पार्टिकल क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज कर रहा है तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर तुम्हारा पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ। देखो, if the particle performs the clockwise circular motion then the angular velocity is in the downward direction. If the particle performs anti-clockwise, तो ये thumb indicates the direction of angular velocity. If the particle performs clockwise then this thumb indicates the direction of angular velocity. So इस प्रकार angular velocity ये भी axial vector है। क्या है? Angular velocity is also the axial vector. What do you mean by axial vector? A vector whose direction or whose effect is along the axis of rotation is called as axial vector. तो angular velocity ये भी axial vector है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग angular acceleration। अगला कंसेप्ट हमारा आएगा angular acceleration। अगला कंसेप्ट देखो, angular acceleration, इसको सिंबॉलिकली अल्फा कहते हैं।
एंगुलर एक्सेलरेशन को सिंबॉलिकली अल्फा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called as angular acceleration। तो अभी आप बोलेंगे मैडम क्या है ये एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसके बारे में भी हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फा। तो हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन समझाने के पहले मैं आपको लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बताती हूँ। लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ए। आप लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब ये लीनियर वेलोसिटी है, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि टाइम के अनुसार वेलोसिटी चेंज होने का रेट, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वैसे ही मैं बोलूंगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के अनुसार एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने का रेट, टाइम के अनुसार एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने का रेट। तो हो सकता है एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सपोज एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो पहले उसकी वेलोसिटी थी सपोज 2 रेडियन पर सेकंड जब पहले बार देखा। अब 3 सेकंड के बाद मैंने नोटिस किया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी थी सपोज टू बी 8 रेडियन पर सेकंड। देखो एक पार्टिकल को मैंने ऑब्जर्व किया और वो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। तो जब मैंने इनिशियली उसको देखा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले थी 2 रेडियन पर सेकंड, 2 रेडियन पर सेकंड, और 3 सेकंड के बाद मैंने उसको नोटिस किया तो अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई है और वो हो गई है 8 रेडियन पर सेकंड। तो अब मैं निकालूंगी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। नाउ लेट अस कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा is equal to d omega by dt, that means rate of change of, देखो d omega by dt, it means the rate of change of angular velocity with respect to time, angular velocity, rate of change of angular velocity with respect to time। तो पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 वो थी 2 रेडियन पर सेकंड, बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई है ओमेगा 2 8 रेडियन पर सेकंड। तो अभी d ओमेगा यानी क्या है? व्हाट इज मीन बाय d ओमेगा? d ओमेगा इट मींस द चेंज इन ओमेगा, चेंज इन ओमेगा यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी 8 रेडियन पर सेकंड और इनिशियल थी 2 रेडियन पर सेकंड, और ये सब उसका कितने टाइम में हुआ है? 3 सेकंड में। तो अब हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। 8 minus 2 that is 6, 6 by 3 that is 2, 3 1 जा 3 2 जा, and you got 2 radian per second square. This is the angular acceleration of the particle. Here the particle performs the non-uniform circular motion. ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपका पार्टिकल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ही ये पॉसिबल है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर बार अलग अलग आएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, लेट अस अज्यूम दैट, ये तो इन नॉन यूसीएम का एग्जांपल दिया था, नॉन यूसीएम। लेकिन अगर मैं बात करूं इन यूसीएम, अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका पहली बार जब ओमेगा देखा तब वो 2 रेडियन पर सेकंड था, और 3 सेकंड के बाद देखा तभी भी उसका ओमेगा जो 2 था, मतलब नई एंगुलर वेलोसिटी, वो भी 2 रेडियन पर सेकंड थी, राइट। मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदली क्या? नहीं बदली, पहले भी वही थी अभी भी वही है। क्यों वही है? क्योंकि वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूसीएम। और अब मैं उसका अल्फा निकाल के देखती हूँ, तो अल्फा इज डी ओमेगा बाई dt, लेकिन इसका ओमेगा तो चेंज ही नहीं हुआ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी बोलते ना, लेकिन उसका ओमेगा 2 जो था वो भी ओमेगा ही था और ओमेगा 1 जो था वो भी ओमेगा था अपॉन टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 0 अपॉन टी 0। तो इसका मतलब उसको एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं।
किसको? अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा 0 होता है। और अगर एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब चेंज होते रहता है। किसका? अगर एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका ओमेगा बदलता रहता है। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बदलती रहती है, तो फिर उसको एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। हो सकता है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए, पॉजिटिव, या हो सकता है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निगेटिव आए। तो आप बोलेंगे मैडम निगेटिव वाला एग्जांपल बताओ और पॉजिटिव वाला बताओ। अब सुनो, अगर आपने जो पंखा है, राइट नाउ पंखा बंद है, फैन बंद है, आपने पावर ऑन किया, एट द मोमेंट व्हेन यू विल स्विच ऑन द प्लग, जब आपने पावर ऑन किया तो वो ब्लेड्स ऑफ द फैन जो है धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ेगी, बराबर है? धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ेगी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उनकी कम होगी और कुछ देर बाद उनकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर ज्यादा हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, तो हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर है और इनिशियल स्मॉलर है, तो डेफिनेटली उसका अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो switching on motion of the blades of the fan is an example of non-UCM, and in that case the alpha angular acceleration of the blades of the fan is positive. लेकिन अगर आप अभी पावर कट ऑफ कर देते हो, पावर कट ऑफ कर दिया, तो अब वो ब्लेड्स धीरे धीरे रिटार्ड होंगे। रिटार्ड मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन होंगी एंड फाइनली वो रुकेंगे। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि इनका अल्फा निकालो, तो अब बताओ, अब इनकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होंगी वो 0 होंगी और इनिशियल कुछ ना कुछ तो होगी, बराबर है? और ये अपॉन टाइम। तो अगर फाइनली वो रुक रहा है तो डेफिनेटली उसका ओमेगा 2 जो है, हाँ, वो छोटा है और ओमेगा 1 बड़ा है, और आप कर रहे हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी छोटी रहेगी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बड़ी रहेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे वो पंखे जो है, पंखा के ब्लेड जो है वो रिटार्ड हो रहे हैं। तो इस केस में आपका जो अल्फा आएगा वो निगेटिव आएगा। That means the switching of motion of the blades of the fan, in that case the angular velocity of the blades of the fan is goes on decreasing, and hence the angular acceleration is negative. Whereas switching on motion of the blades of the fan, in that case the angular velocity of the blades of the fan is increasing, and in that case the angular acceleration is positive. But right now suppose तुम्हारा पंखा regulated motion में है, now the blades of the fan are in a regulated motion. जब regulated motion में है मतलब constant speed के साथ उनका रोटेशन चल रहा है, in that case उनकी angular velocities constant रहेंगी और angular acceleration 0 रहेगा। तो moral of the story is that कि whenever the particle performs uniform circular motion, whenever the particle performs uniform circular motion, alpha is 0. तो अभी moral of the story लिखेंगे कि if the particle performs UCM, listen carefully now, if the particle performs UCM, in UCM omega is constant and alpha is 0. In UCM omega is constant and alpha is 0. And in non-UCM omega is variable. ओमेगा क्या होता है? बदलने वाला रहता, बदलता रहता। इन नॉन यूसीएम ओमेगा इज वेरिएबल एंड अल्फा इज नॉट 0। अल्फा 0 नहीं रहेगा। मे बी अल्फा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन कि वो मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड है कि रिटार्डेड है। तो switching on motion of the blades of the fan is accelerated, whereas switching off motion of the blades of the fan is retarded motion. अब बात करते हैं अल्फा के फॉर्मूले की। तो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके मैथ्स की भाषा में डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो डी ओमेगा बाई डी टी, तो बनाएंगे यूनिट। तो ओमेगा हम लोग टाइम मेजर करते थे रेडियन पर सेकंड और टाइम फिर से सेकंड, तो ये बन
क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बनाएंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज डायमेंशन ऑफ डी ओमेगा अपॉन डायमेंशन ऑफ डी टी। अब डी ओमेगा यानी एक प्रकार का ओमेगा ही है, तो ओमेगा का डायमेंशन हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा L0 M0 T-1 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन सिर्फ T1। तो फाइनली इसको सॉल्व करो, L0 M0 T-2 is the dimension of angular acceleration. What is the dimension of angular acceleration? L0 M0 T-2. It is the dimension of angular acceleration. And what is the unit of angular acceleration? Radian per second square. तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया डायमेंशन और ये हो गई डेफिनेशन। एक बार डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। The rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. अब पढ़ेंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में। आपको तो पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ये भी वेक्टर हो गया और एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएं? तो अभी देखो अल्फा की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अल्फा मतलब ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। तो ये देखो, ये तुम्हारा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो आपको पता है कि ओमेगा है तो सही लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर है, ये कांस्टेंट रहेगा। अभी अगर यूसीएम चल रहा है, यूसीएम सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो ओमेगा जब कांस्टेंट होता है तो अल्फा क्या होता है, जीरो। मतलब इसमें अल्फा रहेगा क्या, नहीं, इसमें अल्फा नहीं रहेगा। यू कैन से अल्फा बार इज अ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर अगर बताना है तो जिधर ओमेगा उधर ही बता दो। लेकिन अगर वो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये एग्जांपल हम लोग लेंगे नॉन यूसीएम वाला, सुनो और थोड़ा केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ सुनो। अगर ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला और अगर तुम्हारा पार्टिकल, सुनो, अगर तुम्हारा पार्टिकल, गड़बड़ नहीं करना, बहुत ही आराम से सुनना है, अगर तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आपका ओमेगा ऊपर की तरफ आएगा, बराबर है, और ओमेगा भले ऊपर आएगा लेकिन वो पार्टिकल नॉन यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। तो नॉन यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब या तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है या तो कम हो रही है। तो अज्यूम करते हैं कि ओमेगा इंक्रीजिंग है। क्या है, ओमेगा इंक्रीजिंग। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो जिधर की तरफ ओमेगा होगा उधर ही तुम्हारा अल्फा बार होगा, ये ध्यान में रखना। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ओमेगा बार होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा बार होता है। और अगर इसके नीचे के साइड में एक और डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर पार्टिकल नॉन यूसीएम कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, नॉन यूसीएम में कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने ऐसा राइट हैंड घुमाया, ऐसे फिंगर्स, और थंब आई ऊपर की तरफ और ओमेगा बार ऊपर की तरफ आया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये नॉन यूसीएम का एग्जांपल है, तो ओमेगा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो मैंने अज्यूम किया कि ओमेगा इंक्रीजिंग है। तो अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है तो जिधर ओमेगा आएगा उधर ही अल्फा आएगा। अब नीचे की तरफ फिर से एक डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पर भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी पार्टिकल हमारा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो पहले ओमेगा बार की डायरेक्शन डिटरमाइन कर दो। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा बार ऊपर आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल नॉन यूसीएम वाला है, नॉन यूसीएम, तो ओमेगा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो ये सपोज तुम्हारा पंखा है ना, स्विचिंग ऑन मोशन, ये है स्विचिंग ऑन मोशन, मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। और सपोज ये है स्विचिंग ऑफ मोशन, स्विचिंग ऑफ, तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अभी इस एग्जांपल में अल्फा किधर आएगा, तो अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा। तो देखो यहाँ पे डॉटेड से मैं डायरेक्शन बताती हूँ, अल्फा बार यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। क्यों रे, क्योंकि ओमेगा डिक्रीजिंग है। तो देखो सबसे पहले पार्टिकल अल्फा की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए सबसे दो रूल पर इंपॉर्टेंट दो रूल बताती हूँ। अल्फा की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए
दो रूल इंपॉर्टेंट है। कौन से? सबसे पहले तुम्हारा ओमेगा की डायरेक्शन डिटरमाइन करिए, ओमेगा की डायरेक्शन डिटरमाइन करिए कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है कि क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर ओमेगा की डायरेक्शन डिटरमाइन कर देना। एक बार ओमेगा की डायरेक्शन डिटरमाइन हो गई, फिर सेकेंड रूल क्या है कि ओमेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो देखिए। सेकेंड रूल क्या है? ओमेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो देखिए। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, और अगर तुम्हारा ओमेगा डिक्रीजिंग होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा। तो ये दोनों डायग्राम से देखो आपका पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। ये दोनों भी डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज वाले ही डायग्राम है। दोनों डायग्राम में तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ओमेगा ऊपर की तरफ ही आ रहा है। लेकिन ऊपर पहले वाले एग्जाम्पल में ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा और ओमेगा एक ही सेंस में है, जिधर ओमेगा उधर ही अल्फा। लेकिन सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ओमेगा डिक्रीजिंग है तो जिधर ओमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा। अब मैं एक और फिगर बना देती हूँ क्लॉकवाइज वाली। सुनो, एक क्लॉकवाइज वाली फिगर भी बना देते हैं हम लोग, फिर हमारा आइडिया एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं क्लॉकवाइज फिगर बना देती हूँ। ये देखो क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हम क्लॉकवाइज वाली बनाएंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज तो एरो हमारा इधर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज आएगा तो थंब नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज घुमाएंगे थंब किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि तुम्हारा पार्टिकल कैसे मोशन परफॉर्म कर रहा था? क्लॉकवाइज। कैसे कर रहा था? क्लॉकवाइज। ओके, लेकिन ये भी एग्जांपल नॉन यूसीएम का था। आएगा नॉन यूसीएम, मतलब ओमेगा कांस्टेंट था क्या? नहीं, ओमेगा कांस्टेंट नहीं था। तो अज्यूम करते कि इस एग्जांपल में ओमेगा इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? इंक्रीज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, तो तुम्हारा अल्फा भी इधर ही आएगा। अब यही फिगर में क्लॉकवाइज वाली एक और बना देती हूँ। देखो ये क्लॉकवाइज वाली फिगर थी, अब फिर से क्लॉकवाइज वाली फिगर बना देते। नाउ अगेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, तो फिर से ओमेगा नीचे की तरफ आएगा। ये भी हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज फिगर है ये, और ये भी एग्जांपल नॉन यूसीएम का है। लेकिन इधर मैं अज्यूम करती हूँ कि हमारा ओमेगा डिक्रीजिंग है, क्योंकि नॉन यूसीएम है ना, तो ओमेगा या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज। तो यहाँ पे मैं ओमेगा डिक्रीजिंग लेती हूँ। तो मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारा ओमेगा डिक्रीजिंग है तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा। तो अब मुझे अल्फा कहाँ पर बनाना चाहिए बोलो? अब मुझे अल्फा ऊपर की तरफ बनाना चाहिए। देखो अल्फा ऊपर की तरफ, अल्फा बार अभी ऊपर आएगा, ओमेगा के अपोजिट दिशा में अल्फा आएगा। तो डजंट मैटर कि तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है पार्टिकल की क्लॉकवाइज। तो देखो ओमेगा डिसाइड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, ओमेगा की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है वो देख लो। हो गया? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो ओमेगा ऊपर, क्लॉकवाइज चल रहा तो ओमेगा नीचे, क्लॉकवाइज चल रहा तो ओमेगा नीचे। देखो क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो ओमेगा नीचे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो ओमेगा ऊपर। ये क्लियर हो गया? ओमेगा की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है, सिर्फ उतना देखो। फिर अल्फा की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए ओमेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो देखो। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा कर देना, और अगर ओमेगा डिक्रीजिंग होगा तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा कर देना। इस प्रकार हम लोग अल्फा की डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय अल्फा? इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। What is the definition of angular acceleration? The rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. So what is the moral of the story of today's lecture? कि अल्फा अगर एक आधा पार्टिकल नॉन यूसीएम में रहेगा तो ही उस पार्टिकल को अल्फा होगा। हो सकता है अल्फा पॉजिटिव हो सकता है अल्फा निगेटिव हो, लेकिन अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसको अल्फा नहीं रहेगा, उसका अल्फा क्या रहेगा? 0। ओके, ठीक है।